नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हर 2 महीने के बाद आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठती है। 3 दिन तक उसकी चर्चा होती है और फाइनली जो गवर्नर हैं वो उसके बारे में अनाउंसमेंट करते हैं कि क्या चेंजेस किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। और आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार चुनती है। तो टोटल 6 मेंबर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हमारे देश के अंदर जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, इन्फ्लेशन किस तरह का हो सकता है, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। तो फाइनली जो अक्टूबर महीने का मॉनेटरी पॉलिसी है, अब ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। तो जो सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर में जो पॉलिसी आया था वो था अप्रैल के महीने में, उसके बाद आपका आया जून के महीने और उसके बाद अगस्त। तो ये 3 हो गया। उसके बाद फोर्थ मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपका आज अनाउंस किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेपो रेट होता है वो अभी भी अनचेंज्ड है। मतलब रेपो रेट आपने देखा होगा पिछले 16 महीने से एटलीस्ट आप कह सकते हो कि यहां पर 4% था और उसको 4% ही रखा गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों रेपो रेट 4% है, बाकी चीजों में क्या बदलाव हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com पर जाइए। जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको वहां से अवेल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। मैंने आपको लगभग हर एक चीज बता ही दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कमेटी होती है, वो वहां पर डिसाइड करती है। अब ये जो 6 मेंबर्स होते हैं उनका मेन काम ये होता है कि हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो आपका अपर और लोअर लिमिट के नीचे रहे। लोअर लिमिट है 2% और अपर लिमिट है 6%। मतलब एवरेज में जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास होना चाहिए और उसी के हिसाब से जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसमें बदलाव करती रहती है। तो कमिटी ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है, अब रेपो रेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल, कई बार मैंने बताया है, दैट इज जो बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जब उनको कोई लोन लेना होता है आरबीआई से, पैसा जो लेते हैं तो किस ब्याज दर पर लेते हैं, तो यहां पर उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो वो 4% है इस समय। मतलब कि यहां पर बैंक्स अगर उधार लेते हैं आरबीआई से तो उनको 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिर बैंक क्या करेंगे, वही पैसा लोगों को बाकी उधार में देने लगेंगे। इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। उसी प्रकार से आपने रिवर्स रेपो रेट के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, बैंकों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक उसको सोचेंगे कि क्यों मैं अपने पास रखूं, इससे अच्छा है आरबीआई के पास जमा कर दूं। आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देती है, लेकिन जाहिर सी बात है आरबीआई 4% से जो ज्यादा देगी नहीं, वो हमेशा आपका 4% से कम ही रहेगा। तो इस समय रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और पहले भी यही था, ये अभी भी इसी तरह से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको 2 साल पहले का बताऊं, अगर आप 2019 में देखोगे फरवरी के महीने के आसपास, उस समय रेपो रेट वो आपका 6.5% के आसपास हुआ करता था। तो 2019 से लेकर अभी तक अगर आप देखिए तो यहां पर करीब 2.5% की, मतलब 250 बेसिस पॉइंट, या तो 2.5% कहिए या फिर 250 बेसिस पॉइंट, एक ही बात है, राइट। तो यहां पर इतने बड़े पॉइंट की गिरावट आई है। अगर हम मार्च 2020 की बात करें, उससे लेकर अभी तक करीब 115 बेसिस पॉइंट का आपको फर्क देखने को मिलेगा। मतलब 1.15% की गिरावट आई है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर देखना होता है, वो होता है अकोमोडेटिव स्टैंस। क्या मतलब, आगे चलकर आरबीआई ब्याज दरों में क्या बहुत ज्यादा सख्ती रखेगी, क्या ब्याज दर बढ़ाए जाएंगे, तो ऐसा अभी के लिए लगता नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि हमारा स्टैंस अकोमोडेटिव रहेगा, मतलब आगे भी हम ढिलाई रखेंगे। इसका सिंपल अर्थ यह है कि आरबीआई ये देख रही है कि देश के अंदर ग्रोथ है। अब आप खुद सोचो ग्रोथ कैसे आएगी, ग्रोथ तभी आएगी ना जब यहां पर बैंक ज्यादा उधार लेंगे आरबीआई से ज्यादा उधार लेंगे, बैंकों के पास पैसा आएगा, फिर बैंक उतने ही सस्ते ब्याज दर पर लोगों को उधार देंगे। अब लोगों को दिखेगा कि कम ब्याज दर पर उनको उधार मिल रहा है, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, बिल्डिंग्स खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज में पैसा लगाएंगे, तो इसकी वजह से ग्रोथ बढ़ती जाएगी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से रेपो रेट को यहां पर कम रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन रेपो रेट कम रखने से क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है मार्केट में और उससे खतरा हो जाता है कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डबल डिजिट में अगर इन्फ्लेशन चला जाएगा तो अल्टीमेटली ये नुकसान कर सकता है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना है, ग्रोथ भी बढ़ानी है और इन्फ्लेशन भी रखना है। और इसी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट सोच रहे थे कि पिछले कुछ टाइम से इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है। इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शायद इस बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाए, 4% से 4.25% कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका एक कारण यह बताया जा रहा है, पिछले 2 महीने में अगर आप देखो
तो वापस से जो इन्फ्लेशन रेट है, अब ध्यान रखिएगा मैं जब इन्फ्लेशन की बात करता हूं ना तो मैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम सिंपली बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, क्योंकि आरबीआई इसी को देखती है, इसी के हिसाब से पॉलिसी बनाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर पिछले 2 महीने में जो इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ा सा गिरावट आ रहा है, अदरवाइज इन्फ्लेशन काफी ऊपर जा रहा था, यह बात सही है। और यहां पर अगर आप आगे का एस्टीमेट देखो, आरबीआई क्या सोचता है कि आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन किस तरह का रह सकता है, तो ये जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 का, इसमें इन्फ्लेशन 5.3% रह सकता है। मतलब कि आरबीआई ने जो पहले अनुमान लगाया था कि 5.7% होगा, ज्यादा होगा, उससे कम हो सकता है। और इसीलिए आरबीआई यही कह रही है कि जो पहले हमने एंटीसिपेट किया था उससे बेटर पोजीशन में हम हैं। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि आरबीआई ने यहां पर रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं किया, जो कि कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद किया जा सकता है। और आप अलग अलग क्वार्टर का भी देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप कहिए कि 5.3%। और मैंने आपको पहले बताया कि जो आरबीआई का टारगेट क्या है कि 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, इसके आगे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ सकती है। जहां तक ग्रोथ की बात है, जीडीपी की बात है, आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो पहला क्वार्टर गया है इस वर्ष का, उसमें 20% के आसपास जो है आपका जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है, राइट। तो इस साल का जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा 2021-22 का, आरबीआई का अनुमान है 9.5% और पहले भी यही अनुमान था 9.5%, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें, मतलब ये जो अभी ये क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर गया है और इसका आपको पता है सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आपको नवंबर एंड में जाकर पता चलेगा, थोड़ा 2 महीने के डिले से आता है। तो यहां पर क्वार्टर 2 में पहले आरबीआई सोच रही थी कि 7.3% की बढ़ोतरी होगी जीडीपी में, लेकिन इसको फर्दर बढ़ाया गया क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि डिमांड में पिक हुआ है और सेल्स ग्रोथ अच्छी आई है, शेयर मार्केट देखिए कितना बढ़ा है, इसी की वजह से आरबीआई ने इसमें बढ़ोतरी किया और 7.9% होगा करीब। उसी प्रकार से जो क्वार्टर 3 होगा उसमें 6.8% और जो आखिरी क्वार्टर है उसमें 6.1%। लेकिन जो उसके अगला साल है उसका पहला क्वार्टर, मतलब 2022 में अप्रैल से लेकर जून के बीच में यहां पर किस तरह का हो सकता है, तो आप देखिए यहां पर आरबीआई कह रही है 17.2% की ग्रोथ हो सकती है। देखते हैं क्या होता है ये सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिसीजंस लिया गया है, जैसे कि पहले मैंने वीडियोस में अपने एलटीआरओ के बारे में बताया था। एलटीआरओ क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसके तहत क्या होता है ना, देखो जो रेपो रेट होता है, मैंने आपको बताया था रेपो रेट में जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं, तो जब उधार लेते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम 14 डेज के लिए आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म। लेकिन पिछले 2 वर्ष से जो आरबीआई है वो क्या कर रही है, एलटीआरओ लेकर आ रही है, मतलब कम ब्याज दर पर, वो 4% के इंटरेस्ट रेट पर ही आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन ले सकते हो, मतलब बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। इसके लिए यहां पर अभी बोला गया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी जो वैलिडिटी है उसको आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक और ज्यादा उधार ले सके आरबीआई से, ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपने जीसैप के बारे में सुना होगा, अगर इसको नहीं पता तो मैंने एक प्रॉपर वीडियोस बना रखा है, आप सर्च करना जीसैप, आपको पता चल जाएगा। तो जीसैप के माध्यम से आरबीआई क्या करती थी, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लाने की कोशिश करती थी। अब जीसैप में होता क्या था कि आरबीआई मार्केट से बॉन्ड को खरीदती थी। अब बॉन्ड को खरीदेगी मतलब क्या हुआ, मतलब बॉन्ड को आरबीआई खरीद रही है, अपने पास रख रही है, इसका मतलब आरबीआई बॉन्ड खरीदने के लिए पैसा रिलीज करेगी ना मार्केट में। तो पिछले 2 क्वार्टर से, मतलब पिछले 6 महीने के अंदर आरबीआई ने 2.2 लाख करोड़, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, 2.2 लाख करोड़ का जो बॉन्ड है उसको खरीदा है, मतलब इतना रुपए मार्केट में रिलीज हो गया है। तो मार्केट में इस समय बहुत सारी लिक्विडिटी आ रखी है। तो आरबीआई का आप कहना है कि देखो ये लिक्विडिटी बहुत हो गई है, अब हम यहां पर जीसैप ऑपरेशन नहीं करेंगे। हां, आगे चलकर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल हम यहां पर कर सकते हैं। फिर आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज आज खबर सामने आया था, आईएमपीएस। आपने देखा होगा मोबाइल के माध्यम से आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हो, ध्यान रखना हम ये आरटीजीएस की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब अलग होता है। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके लिए क्या होता है ना कि तुरंत आपका पैसा चला जाता है, आपके अकाउंट से अगर तुरंत ट्रांसफर करना है। एक तो होता है एनईएफटी, एनईएफटी में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे आपने देखा होगा। लेकिन आईएमपीएस के माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हो तो आई थिंक शायद कुछ चार्ज होता है, शायद 5 रुपए, डिपेंड करता है, वो फिर आपका तुरंत पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाता है। तो यहां पर पहले उसकी लिमिट थी कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही कर सकते हो ट्रांसफर, लेकिन इसको फर्दर बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में फर्दर बढ़ोतरी की जा सके। और ध्यान रखिएगा जो यूपीआई है, कई लोग सोच रहे होंगे, तो उसकी लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए जो एनबीएफसी, जो बड़े एनबीएफसी होते हैं, वहां पर अगर कस्टमर्स की शिकायत है उसको लेकर आरबीआई कह रही है कि हम ऑम्बड्समैन स्कीम लेकर आएंगे, मतलब आपकी शिकायत है उसको जल्दी से सॉल्व किया जा सके। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी आज के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। आई होप कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले
पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आप कह सकते हो, क्या बता सकते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाती है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि जी सैप के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनी की सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज की जा रही है, उससे क्या होगा, अगर मान के चलो कि डिमांड मनी की रिड्यूस हो जा रही है, ध्यान से सुनना, एक तरफ क्या हो रहा है, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ इकोनॉमी में जो मनी की डिमांड है वो भी डिक्रीज हो रही है, तो ये दो कंडीशन में क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, आपको पता है, या फिर अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। ध्यान से इसको ये ईमेल आईडी मेरा डालिएगा, तभी आपको सही टेलीग्राम चैनल मिलेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अदरवाइज यहां पर आप देख सकते हो कई सारे एमसीक्यूज मैं डालता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।